हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये यूपीएससी सी सेट 2022 पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और पार्ट 3 पार्ट 4 भी अपलोड कर हो चुका है मेरे चैनल पे। सो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन क्या है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। तो हम यहाँ लिख देंगे जेड, एरो दे देंगे, ब्रदर ऑफ एक्स। इसका मतलब है जेड इज ब्रदर ऑफ एक्स और नॉट। ये हमारा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। मीन्स एक्स, यहाँ बी फॉर ब्रदर, ब्रदर ऑफ वाई, एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड। सो बी फॉर ब्रदर जेड। इसका मतलब है एक्स जो है वाई का ब्रदर है, वाई जेड का ब्रदर है। लेकिन यहाँ पर जेड के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। एक्स और वाई पता चल रहा है कि ये मेल है और आपस में भाई है, लेकिन जेड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है, और हमें ये पता करना है जेड का कि ये ब्रदर है कि नहीं। सो दैट मीन्स मेल फीमेल ही पता करना है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स। सो सेकंड स्टेटमेंट में भी ये भी नहीं, एक्स वाई जेड ये पता नहीं चल पा रहा है इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है, ये चीज़ें पता नहीं चल पा रहा है। अब ये दो स्टेटमेंट को अगर मर्ज कर रहे हैं तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एक्स वाई मेल है, लेकिन जेड का अभी जेंडर तब भी नहीं पता चल पा रहा क्योंकि यहाँ सिबलिंग केवल दिया हुआ है। मतलब दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद भी हम नहीं बता पा रहे हैं कि जेड इज द ब्रदर ऑफ एक्स और नॉट, क्योंकि यहाँ ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। तो हम कंप्लीटली एम्बिग्यूअस है। मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 को मिलाकर भी हम लोग आंसर नहीं कर पा रहे। इसका आंसर हो जाएगा नीदर स्टेटमेंट्स आर सफिशियंट। सो ऑप्शन नंबर डी है, nor both statement 1 and 2 are not sufficient. So this is the answer. Question is, on one side of 1.01 kilometer long road, 101 plants are planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? ये थोड़ा यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन है, हल्का सा। जनरली लोग क्या करेंगे कि 1.01 को 101 से डिवाइड कर लेंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारा रोड है केवल 3 मीटर का, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 मीटर का रोड है, और हमें इक्वी डिस्टेंस पे पेड़ लगाना है। तो सपोज 1 2 3 4 टोटल 3 मीटर है, और हम 1 1 मीटर का डिस्टेंस पे 4 पेड़ लगा दिए। इसका मतलब अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि दो पेड़ों का डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो 4 है उसमें से एक माइनस करके हमें टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करना होगा। या टोटल डिस्टेंस ऑफ द रोड 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्री, दैट इज n-1, दैट इज 3। सो सेम इक्वेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले 1.01 को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1010 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा टोटल नंबर प्लांट कितना है 101, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इसे डिवाइड किससे करना है -1 से। मतलब 101 -1 मतलब 100। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10.10 मीटर। इसका मतलब दो कंजिक्यूटिव पेड़ का डिस्टेंस हमारा मिल गया है 10.10 मीटर। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन 5 कंजिक्यूटिव प्लांट। सो सपोज 5 में कंजिक्यूटिव प्लांट बना लेते, 2 3 4 5। इसका डिस्टेंस कितना है, इन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पूछा है। तो ये जो डिस्टेंस है हमें पता चल गया है, ये है 10.10 मीटर। सो ऐसा कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4, मतलब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज 40.40। सो 40.40 देखेंगे, दैट इज 40.4। हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। बस ये हमें एक फॉर्मूला ट्रिक पता करना था। जनरली हम लोग एन से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज, ए बी सी आर 3 places such that there are 3 different roads from A to B, 4 different from B to C, and 3 different roads from A to C. In how many different ways can a travel from A to C using these roads? पहले हमें दिया हुआ है ए बी सी 3 प्लेसेस है। सपोज ए से बी के बीच में हमारा टोटल नंबर ऑफ 3 रोड्स है, 3 डिफरेंट रोड्स है, और बी टू सी के बीच में 4 डिफरेंट रोड्स है। बी टू सी 4 डिफरेंट रोड्स, एंड ए टू सी भी 3 डिफरेंट रोड्स है, यहाँ से 3 डिफरेंट रोड्स है। सो हमें पूछा गया है कि कितने कितने तरीके से हम ए से सी जा सकते हैं।
सो ए से सी जाने के लिए अगर हम ए से सी डायरेक्ट जाएंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सेकंड देखते हैं, ए से सी अगर वाया बी होके जाए तो ए से बी जाने का हमारा 3 ऑप्शन इंटू बी से सी जाने का 4 ऑप्शन इंटू 4, दैट मीन्स 12। अगर हम ए से सी बी हो के जाएं तो हमारा 12 तरीका है। तो हमारा टोटल तरीका कितना हो गया, 3 + 12 15। सी हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन इज ए हैज सम कॉइन्स, ही गिव हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी। सपोज मान लेते ए के पास एक्स कॉइन है, सो ए ने क्या किया, उसका हाफ प्लस 2, मतलब एक्स का हाफ मतलब एक्स बाई 2 + 2, दैट इज ये कितना हो गया, एक्स + 4/2। इतना कॉइन बी को दे दिया। अब बी के पास हमारा एक्स + 4/2 कॉइन्स हो गया। अब बी ने क्या किया, बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन +2 टू द सी। सो बी के पास इतना कॉइन है, इसका हाफ मतलब बाई 2 + 2 कॉइन ये सी को दे दिया। ये टोटल अभी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये x + 4/4 + 2, दैट मीन्स x + 8 + 4, x + 12/4। ये हमारा कॉइन सी के पास चला गया। अब सी ने क्या किया, सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड +2 टू द डी। तो इसका हाफ दैट मीन्स x + 12/8 + 2, दैट इज इक्वल टू 8 दूनी 16 और 12 28, x + 28/8। ये टोटल कॉइन्स सी ने डी को दे दिया। तो ये हमारा बी के पास है, ये सी के पास आ गया और ये डी के पास आ गया। सो अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है, मतलब ये जो नंबर ऑफ कॉइन है जो डी के पास है x + 28/8 दैट इज इक्वल टू 10। ये सिंपल इक्वेशन है। और हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगिनिंग, मतलब हमें x निकालना है। इस इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कर लेंगे। x + 28 इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू 80 - 28 दैट इज इक्वल टू 52। सो 52 हमारा यहाँ आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ये सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बाई 2 करते जाइए और +2 करते जाइए और लास्ट जो नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर उसको 10 से इक्वेट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। क्वेश्चन इज इन द सीरीज, ये एक सीरीज दिया हुआ है, विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस। पहले हम सीरीज को डिकोड करते हैं। सीरीज क्या है, ए बी सी डी ई, ये हमारा सीरीज है। अब सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ एक लेटर है, यहाँ ए बी सी डी ई और ऐसे ही आगे बढ़ रहा, मतलब 1 2 3 4 5। सो ऐसे सीक्वेंस में बढ़ रहा है। सो हमारा एक फॉर्मूला हमें पता है, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n, हमारा n इंटू n + 1/2 होता है। सपोज ये 5 पे अप्लाई करते हैं, हमारा 5 आया है तो 5 इंटू 5 से 1 ज़्यादा 6/2 दैट इज 3 15। इसका मतलब है 15वां लेटर हमारा इंड हो रहा हमारा 5th का। अगर n इज इक्वल टू 5 है और 15वां लेटर हमारा क्या होगा, एग्जैक्टली अल्फ़ाबेट का 5वां नंबर मतलब ई। सो इस सीक्वेंस में हमें फाइंड करना है कि 100th लेटर हमारा क्या होगा। सो एन हम रैंडमली गेस करते हैं जिससे हमारा 100 के करीब आ जाए वो सम। तो सपोज एन हम गेस कर रहे हैं 12, तो इस हिसाब से सम क्या आना चाहिए, 12 इंटू 13/2 दैट इज 678। ये 100 से थोड़ा और कम है। एन का वैल्यू हम 13 गेस करते हैं, सो इसका सम क्या आ जाएगा, 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 to 7 गया और यहाँ 13 इंटू 7 91। ये 100 से काफ़ी क्लोज है। इसका मतलब है जो अल्फ़ाबेट में जो 13th नंबर होगा, 13th नंबर जो लेटर होगा उसका पोजीशन 91th होगा और 92nd से फिर से हमारा ABCD करके स्टार्ट होगा जो कि 14 नंबर तक जाएगा। बिकॉज 13 का मतलब है 13 डिजिट कंटिन्यू, उसके बाद से 92nd से 14 नंबर तक हमारा जाएगा। मतलब हमें 91 तक मिल चुका है, मतलब हमें और 9 आगे जाके हमें 100th पोजीशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ABCD जो अल्फ़ाबेट है उसमें जो 9th पोजीशन में जो लेटर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो हम देखेंगे 9th पे क्या आ रहा, ABCDE, ये 5, FGHI, हमारा 9th पे आई आ रहा, मतलब आई हमारा आंसर हो जाएगा।
सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सिंपल लॉजिक है, हमें फाइंड करना है कि 100th कौन से n के क्लोज आ रहा। तो हम देख रहे 13th वाले के क्लोज आ रहा, और अगर n इज इक्वल टू 14th देंगे तो वो 100 से क्रॉस हो जा रहा है। मतलब जो 14th कंप्लीट लेटर चलेगा उसमें से ही एक नंबर हमारा 100th पोजीशन होगा। तो 91 से 100 के लिए 9 डिफर है, तो 9th नंबर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस लॉजिक से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इज 3 persons A, B, C are standing in a queue not necessary in the same order। सो A, B, C है, सेम ऑर्डर में नेसेसरी नहीं खड़ा, तो हम लोग के पास पहले पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं कि कितना पॉसिबल है, कैसे कैसे उन लोग खड़ा हो सकता है। सपोज ये ऑर्डर हो सकता है, A, B, C हो सकता है, A, C, B हो सकता है, B, A, C हो सकता है, B, C, A हो सकता है, C, A, B हो सकता है, और C, B, A। ये 6 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देर आर 4 person बिटवीन A एंड B, 7 person बिटवीन B एंड C, and there are 11 person ahead of C, 13 behind A। So what could be the minimum number of person in the queue? So ये हमें क्वेश्चन दिया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा। सो सबसे पहले हम पहला कंडीशन से लेके चालू करते हैं। सो पहला कंडीशन लेते हैं ए और बी। ए बी के बीच में 4 पर्सन है, यहाँ 4 ऐसे लिख दिए, और बी और सी के बीच में हमारा 7 पर्सन है, सी 7 पर्सन, एंड 11 पर्सन अहेड ऑफ सी। सी के अहेड 11 पर्सन है। अगर सी के अहेड 11 देखेंगे तो सी के अहेड है मेरे यहाँ 7 हो गया, एक 8, 4 11, और ए को काउंट कर लेंगे 12, और ये बोला गया है कि केवल 11 है, मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब कंडीशन देख रहे हैं कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ए सी बी। ए सी बी, इसमें लिखा है ए बी के बीच में 4 पर्सन होना चाहिए, मतलब ए बी के बीच में यहाँ 4 होगा। सेकेंड है 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में 7 पर्सन, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके बीच में 4 और इधर 7, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। सेकेंड भी गलत है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे, बी ए सी। बी रख लेते हैं, ए यहाँ, सी यहाँ। तो सेम फिट करते हैं, 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बीच में 4 पर्सन यहाँ ले लिए। देन 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। सो बी और सी के बीच में 7 पर्सन, ये यहाँ 7 पर्सन हो गया। 7 पर्सन ये पॉसिबल है क्योंकि 4 यहाँ है, तो ये अगर यहाँ 7 हो जाएगा तो 4 एक काउंट करेंगे 5 होगा, मतलब यहाँ 2 होगा। 7 पर्सन ये अभी भी चल रहा है पॉसिबिलिटी। देन 11 पर्सन अहेड ऑफ सी। सी के अहेड 11 है, मतलब यहाँ से अगर 11 काउंट करेंगे, सो ये 11 भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ 2 है, एक ए 3, ये 4, 7 बी और एक 8, तो बचा कितना 3, मतलब इसके अहेड 3 पर्सन और होंगे। नेक्स्ट है लास्ट कंडीशन है 13 बिहाइंड ए। सो ए के बिहाइंड 13 हो गए, मतलब यहाँ से 13 हो गए, तो यहाँ से भी 13 पॉसिबल है क्योंकि यहाँ 2 हो गया और सी एक है 3, मतलब सी के बाद 10 पर्सन होंगे। सो ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और सब जगह लिंकिंग हो रहा है। इस केस में हम टोटल नंबर ऑफ काउंट कर लेंगे कितने लोग हैं। सो टोटल काउंट कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। ये 3 हो गया, बी एक 4, 4 4 8, एक 9, 9 2 11, सी 12, 12 10 22, मतलब इस केस में 22 लोग हो रहे हैं मिनिमम। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में चारों में से सबसे मिनिमम 22 ही है। सो इसका मतलब क्या है कि ये तीसरा कंडीशन तो हमारा जो लेके फुलफिल हुआ है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये नीचे का 3 कंडीशन लेंगे, इसमें भी ये अरेंजमेंट पॉसिबल हो जाए। लेकिन अरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो जो नंबर आएगा वो 22 से कम नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में 22 से कम नंबर है ही नहीं। तो मतलब हमें आगे वाला पोजीशन देखना ही नहीं है, डायरेक्टली 22 में हम मार्क कर लेंगे। सो इससे एक चीज़ हमें एग्जामिनेशन का पता चला क्वेश्चंस का, कि जब भी आप हीट एंड ट्रायल मेथड ले तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच से करके ले, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड अप्रोच करेंगे तो आपको पूरा टेस्ट केस देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 या 2 टेस्ट केस में आपको आंसर दिख जाएगा कि ऑप्शन से इलिमिनेट कर पाओगे। और अगर रैंडमली लोगे तो क्या होगा कि आपको सब सब ऑप्शन 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ हम थर्ड में ही हमें समझ में आ गया, तो हमारा समय बच गया ये नेक्स्ट 3 के लिए। सो हमारा ए आंसर हो गया 22। क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन x वीक्स, x डेज, x आवर्स, x मिनट एंड x सेकेंड्स। ये प्योरली कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बट आप ट्रिक यूज़ करके कैलकुलेशन कीजिए। सपोज x वीक है तो x इंटू 7 ये डेज हो गया, इंटू 24 आवर्स हो गए, इंटू 60 मिनट्स, इंटू 60 सेकेंड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है x डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 ये सेकेंड हो गए। देन x आवर्स
एक्स आवर्स मीन्स 60 इंटू 60 करेंगे तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गए, एंड नेक्स्ट एक्स मिनट, एक्स इंटू 60, एंड लास्ट एक्स सेकेंड। सो जब ये बस सबको हमको जोड़ देना है। सो एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर हम देख रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर ही हम लोग देखते हैं, तो इसमें लगभग लास्ट में 2 जीरो हो जाएंगे। लगभग ये पहला नंबर ही अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3600 हो जा रहा है, इंटू 24 इंटू 7 28, और 2 कैरी बचा 14, 2 16। सो ये जब आप देख रहे हैं ये 4 और ये 3, अगर ये सब इसको इंटू करेंगे तो लगभग 6 डिजिट से ज़्यादा नंबर चला जाएगा, ये तो श्योर है। तो ऑप्शन में देखिए 6 डिजिट का लगभग ये 5 है, ये 5 है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों में से एक होगा। और यहाँ हमें एक्स दिख रहा है, अगर सब में अगर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो लास्ट वाला जो नंबर है वो +1 आएगा, इसका मतलब है यूनिट डिजिट 1 होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं डी में यूनिट डिजिट 1 है, तो ये डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ ये ट्रिक यूज़ करके कि नंबर किस रेंज के बीच में होगा और उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। और क्वेश्चन भी इसी पर्पज़ से दिया है, आपको टोटल सॉल्व कराना यूपीएससी का कोई पर्पज़ नहीं है, कि आप कितना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन इज पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली, आर इज अ स्पाउस ऑफ क्यू। सो एक रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो इससे घबराना नहीं है, बस रिलेशन को आप अच्छे फॉर्मेट में लिख देंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्या लिखा है कि आर इज अ स्पाउस ऑफ क्यू। सो मान के चलिए आर और क्यू को हम स्पाउस लिख लिए, ये एरो मान के चलिए स्पाउस का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यू इज द मदर ऑफ टी। सो यू को हम यहाँ लिखते हैं और एम यहाँ मदर के लिए लिख दे रहे हैं, मदर। सो जो ऊपर में एरो के ऊपर है वो मदर है और जिसके तरफ एरो है वो मदर है। सो यहाँ लिखा है यू इज द मदर ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट है एस इज डॉटर ऑफ यू। सो ये हम लोग एस को यहाँ डॉटर बना देते हैं, एस इज डॉटर ऑफ यू। नेक्स्ट है पीज डॉटर इज टी। सो टी क्या है, ये पी का डॉटर है, सो यहाँ पी है, सो पी का डॉटर टी है, जिसके तरफ एरो है वो ऊपर वाला रिलेशन है, सो पी डॉटर इज टी। नेक्स्ट है आर सन इज पी। सो आर का सन पी है, मतलब आर का सन यहाँ पर अगर हम लोग रख ले सो ये पी है, ठीक है। और नेक्स्ट है देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली। उससे पहले हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये जैसे एस यहाँ डॉटर है तो ऊपर में हम लोग ना मेल फीमेल लिखते जा रहे हैं। इसे एक फ़ायदा होगा, मैं बताऊंगा। जैसे एस डॉटर है तो एस फीमेल हो गया, यहाँ यू मदर है तो ये फीमेल हो गया, टी क्या है डॉटर यहाँ से लिंक है तो ये फीमेल हो गया, पी सन है तो ये मेल हो गया। और हमें आर और क्यू के बारे में कुछ नहीं पता है कि आर इसमें से मेल कौन है फीमेल कौन है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या लिखा है आर सन इज पी। सो दोनों में से कुछ नहीं पता। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली। पहला कपल तो हमें दिख रहा है आर एन क्यू है, दूसरा कपल हमें खोजना है। उससे पहले हम ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन क्या है, क्यू इज द ग्रैंड फादर। पहला क्यू इज द ग्रैंड फादर, क्यू के बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये क्यू मेल है कि फीमेल है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यू इज द ग्रैंड मदर, ऐसे ही क्यू के बारे में नहीं पता है। आर इज द मदर, आर का जेंडर भी हमें नहीं पता है कि मदर है कि फादर है, तो ये हमारा 3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बच गया चौथा ऑप्शन, हमें देखना भी नहीं है, आगे कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सो डायरेक्टली आप इसको टिक कर दीजिए। सो ये सब क्वेश्चन जनरली इसलिए ही होता है कि आप थोड़ा सा भी फिल्टर करेंगे ना तो आपको ऑप्शन डायरेक्टली दिख जाएगा कि हाँ दिस वन इज एलिमिनेटेड, सो लास्टली द डी ऑप्शन विच रिमेन्स इज द आंसर। सो डी इज द आंसर हेयर। क्वेश्चन इज कंसिडर द क्वेश्चंस and 2 statements given below in respect of 3 cities P Q R in a state। क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज सिटी P फ्रॉम Q, मतलब हमें P और Q का बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम R। सो Q और R का बीच का डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 18 है। सो पहला स्टेटमेंट से तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसमें P का बात ही नहीं है, सो पहला स्टेटमेंट नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सिटी P इज 43 किलोमीटर फ्रॉम R। सो P जो है 43 किलोमीटर फ्रॉम R है, फ्रॉम सिटी R। सो ये अगर सेकेंड स्टेटमेंट अलोन रखते हैं तो इसमें भी P और R का केवल बात किया गया है, Q का बात नहीं है।
सो ये दोनों स्टेटमेंट अगर अलोन यूज़ करते हैं तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। अब क्या करते हैं, हम दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद देखते हैं कि क्या हम पॉसिबल है कि हम लोग ऐसे डिस्टेंस निकाल सकें। अब देखिए हमें आर कॉमन है दोनों के बीच में, सो इसका दो पॉसिबिलिटी बन सकता है। सपोज आर हम बीच में रखते हैं और क्यू हमारा यहाँ 18 किलोमीटर है क्यू, और पी हमारा मान के चले इस तरफ है 43 किलोमीटर। ठीक है, ये पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी हमारा बन गया आर यहाँ पर है और क्यू हमारा 18 किलोमीटर है और पी जो है ये सेम डायरेक्शन में हमारा सपोज 43 किलोमीटर का है पी। और इस केस में हमारा पी और क्यू का डिस्टेंस कितना हो गया 43 माइनस 18, जो अप्रोक्स आपका 43 माइनस 18 कितना हो जाता है 13 और 25, सो 25 किलोमीटर लगभग हो गया। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी हम पी क्यू का डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि एक केस में पी क्यू का डिस्टेंस 25 आ रहा, दूसरे केस में पी और क्यू का डिस्टेंस हमारा 43 प्लस 18 आ रहा। मतलब दोनों स्टेटमेंट मिलाने के बाद भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशियंट, जो जनरली ऑप्शन डी में रहता है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो ये एक ये ट्रिक था कि आपको अदर साइड वाला भी कंसीडर करना था। Question is, two statements followed by four conclusions are given below. You have to take the statements to be true even if they seems to be at variance from the commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follow from the statements disregarding the commonly known statement. So पहले दो statement को decode करते क्या लिखा है। पहला statement है all pens are book. So suppose ये हम बना लेते हैं पेन, पी फॉर पेन, एंड बुक्स के लिए हम डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं। ये अंदर हो जाएगा, ये बी फॉर बुक्स का हो जाएगा। सो इस पहला स्टेटमेंट है ये पी फॉर पेन, बी फॉर बुक, सो ऑल पेन्स आर बुक। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है नो चेयर इज अ पेन। सो अब चेयर का हमें बनाना है, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है चेयर का। हमारा स्टेटमेंट पर इतना लिखा है कि नो चेयर इज अ पेन। सो सपोज हमारा ये चेयर हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी इंटरसेक्शन हो सकता है, तीसरा पॉसिबिलिटी कंप्लीटली इनसाइड हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है चेयर का, क्योंकि चेयर और पेन का रिलेशन केवल दिया है, चेयर और बुक का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी चेयर के लिए हो सकता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। हमारा कितना सारा कंक्लूजन देखेंगे, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। पहला कंक्लूजन ऑल चेयर्स आर बुक्स। तो अगर हम ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला चेयर का पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ का कोई भी चेयर बुक नहीं है, मतलब पहला कंक्लूजन गलत है। सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं, सम चेयर्स आर पेन। सो पहला ही सेकंड स्टेटमेंट ही ऐसा लिखा है नो चेयर इज अ पेन, तो कोई भी चेयर ऐसा नहीं है जो पेन से लिंक है। ये भी चेयर पेन के बाहर है, ये भी पेन नहीं है, ये भी पेन नहीं है, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। थर्ड है ऑल बुक्स आर चेयर्स। बुक्स देखते हैं, तो यहाँ अगर सपोज हम लोग ये पॉइंट लेते हैं, ये बुक का पॉइंट लेते हैं, ये बुक चेयर तो नहीं है, तो लिखा क्वेश्चन क्या लिखा है ऑल बुक्स आर चेयर। सो अगर इस पॉइंट वाला बुक्स लेते हैं, ये चेयर नहीं है, सो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फोर्थ कंक्लूजन है नो चेयर इज अ बुक। सो हमें चेयर देखना है, सो अगर हम इस पॉइंट वाला चेयर देखेंगे, ये वाला पूरे सर्कल वाला चेयर देखेंगे, ये तो बुक है, तो क्वेश्चन क्या है नो चेयर इज अ बुक, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब है चारों कंक्लूजन हमारा गलत हो जा रहा है। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा लास्ट, नॉन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। सिंपल आप पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाइएगा वेन डायग्राम में, जिससे आपको रिलेशन दिया है उसके अलावा जितना पॉसिबल रिलेशन बन सकता है, और उस हिसाब से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा। सो ऐसा क्वेश्चन कभी टफ नहीं लगेगा। सो यहाँ डी होता है, चारों कंक्लूजन गलत है। Question number 39. Three statements followed by three conclusions are given. You have to take the statements to be true even if this seems to be at variance from the commonly known facts. Read all the conclusion and then decide which the given conclusion logically follows. So यहाँ पर बेसिकली हमें तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले तीन स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। सो सबसे पहले हम ये टीचर्स का बना लेते हैं टी, एंड सम डॉक्टर्स आर टीचर। सो हम लोग ये डॉक्टर के लिए बना लेते हैं।
सो यहाँ से ये जो पार्ट होगा कॉमन पार्ट, सो इट मीन्स दैट सम डॉक्टर्स आर टीचर। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर। सो हम लोग इंजीनियर के लिए ब्लैक ले लेंगे, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर। सो इंजीनियर का पॉसिबिलिटी क्या होगा कि एक तो पॉसिबिलिटी पूरा ऐसा हो जाएगा इंजीनियर के लिए, इसमें भी ऑल टीचर्स आर इंजीनियर है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज ऐसा, इसमें भी ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स है। सो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज टीचर्स के इंजीनियर के लिए बन रहा है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के लिए हम ग्रीन ले लेते हैं। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। सो जितने भी इंजीनियर्स है वो साइंटिस्ट हैं। सो इसका पॉसिबिलिटी सपोज एक हमारा साइंटिस्ट का ये बन जाएगा, यहाँ एक बन सकता है। ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का यहाँ बन सकता है। एक साइंटिस्ट हम लोग ऐसे ओवरलैप हो सकता है साइंटिस्ट का, एक हम लोग यहाँ ओवरलैप कर सकते हैं साइंटिस्ट का। ये चार पॉसिबिलिटी हो सकता है साइंटिस्ट के लिए। देन हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। सो पहला कंक्लूजन है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। सो डॉक्टर्स यहाँ है, अगर ये यहाँ इस पार्ट का साइंटिस्ट को देखते हैं तो ये डॉक्टर है, मतलब पहला कंक्लूजन सही है। सेकंड कंक्लूजन, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। अब ऑल इंजीनियर्स देखते, सपोज अगर इस पॉइंट पे कोई इंजीनियर है, ये तो डॉक्टर नहीं है, मतलब हमारा सेकंड कंक्लूजन गलत है। थर्ड कंक्लूजन, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। सो अगर इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं तो ये इंजीनियर भी है और डॉक्टर भी है, मतलब थर्ड कंक्लूजन इज ऑल्सो राइट। सो हमारा कंक्लूजन नंबर 1 और 3 सही है। सो हमारा ऑप्शन में हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3, दिस वन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज 8 स्टूडेंट्स A B C D E F G and H sits around a circular table equidistant from each other facing the center of the table, not necessarily in the same order. B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. पहले 8 पोजीशन बना लेते हैं कैसे टेबल में सर्कुलर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 8 पोजीशन हो गया। एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं बना है बट आप एज्यूम कर लीजिए। इसका अपोजिट मैं ये डिस्टेंस बना देता हूँ कि समझने में आसानी रहेगा। ये अपोजिट एजेस है, ये हमारा अपोजिट्स हो गया। नाउ आप क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ। सो क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बी एंड डी सिट नीदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी। सो पहले हम सी को एक पोजीशन दे देते हैं, सपोज सी यहाँ पर है और बोला गया है कि बी एंड डी, बी और डी मतलब एडजेसेंट में नहीं होगा, मतलब यहाँ पर बी और डी नहीं होगा, यहाँ बी डी नहीं होगा और सी के जस्ट अपोजिट मतलब ये वाला यहाँ भी बी एंड डी नहीं होगा। सो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी। सो ए जो है ई और डी के बीच में होगा, तो ए ई और डी के बीच में होगा। हम लोग साइड लिख सकते हैं, एक कंडीशन होगा, दोनों कंडीशन हो सकता है हमारा, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों कंडीशन में ए और ई और डी के बीच में है। दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। दूसरा है एफ सीट्स बिटवीन बी एंड एच। एफ जो है और वो बी और एच के बीच में होगा, मतलब एफ जो है बी और एच के बीच में होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ये दो कंडीशन होगा। सो ये हमारा टोटल कंडीशन दे दिया गया है। क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि यहाँ डेफिनेटली करेक्ट लिखा है और हमारा यहाँ लगभग बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनने वाला है। और जैसे ऑप्शन में हमें दिखा है पर्टिकुलर चीज दिया गया है, बी सीट, सी सीट्स, ई सीट्स अपोजिट एंड नन ऑफ द अबव। मेनली ऐसा क्वेश्चन में अगर आपके पास समय नहीं है, डायरेक्ट नन ऑफ द अबव मार्क करिए, बिकॉज ऐसे केस में पूरा एग्जैक्ट निकालना काफी मुश्किल होता है और सी सेट एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप कंप्लीट निकाल के आंसर करें। तो चलिए एक एक सिचुएशन देखते हैं। पहला सिचुएशन है बी सीट्स इन बिटवीन ए एंड जी। तो पहले हम लोग रैंडमली एक पिक करके इसका एक पोजीशन दे देते हैं। सो सपोज हम लोग पिक करते हैं ई ए डी को, पहले हम लोग फिट करते हैं। सपोज यहाँ पर हम लोग ऐसे ई ए डी को फिट कर सकते, सपोज यहाँ ई हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ डी हो गया, ये तो कर ही सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ई फिट हो सकता है क्योंकि यहाँ बी डी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है। एंड सेकेंड बी एफ एच में सपोज हम लोग फिट कर देते हैं, यहाँ पर बी फिट कर दिए, यहाँ एफ कर दिए, यहाँ एच कर दिए, एक कंडीशन। ये जो कंस्टेंट है उसको लेके कर रहे हैं।
सो यहाँ पर बच हमारा क्या गया, जी बच गया, तो जी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सो अब क्वेश्चन देखते हैं, बी सीट्स इन बिटवीन ए एंड जी। अब बी देखते हैं, बी यहाँ पर है, बी ये है, ये बी सीट्स बिटवीन ए एंड जी, ए यहाँ पर है, जी यहाँ है, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ से ही गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट, या दूसरे से पहले तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ई सीट्स अपोजिट टू एफ। ई हमारा क्या है, ई ये है, ये पार्ट है ई, एक बार इससे कलर देख लेते हैं, ई यहाँ पर आया, ये अपोजिट टू एफ है, एफ यहाँ पर है, और इसका ई का अपोजिट में भी बी है, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया इसी टेस्ट केस से। अब तीसरा टेस्ट केस देखते हैं, सी सीट्स अपोजिट टू जी। नेक्स्ट है, सी जो है जी के अपोजिट में है, तो इस केस में तो हमें दिख रहा है सी जी के अपोजिट में है, तो ये सही होना चाहिए। लेकिन हम एक और टेस्ट केस देख लेते हैं उस हिसाब से क्या हो रहा है। सपोज ई ए डी को हम सही फिट कर रहे हैं, ई ए डी यहीं रहने देते हैं, जो बी एफ एच को जो हम लोगों ने फिट किया है, तो बी एफ एच का एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है। सपोज पॉसिबिलिटी को हम दूसरे कलर से दे रहे, सपोज हम लोग ये कलर ले रहे, सपोज बी हम लोग यहाँ फिट कर दिए, यहाँ सॉरी यहाँ बी का तो पोजीशन नहीं है, यहाँ नहीं कर सकते, एक मिनट दीजिएगा मुझे। सपोज इससे हम लोग उल्टा फिट कर दिए, बी हम लोगों ने यहाँ फिट कर दिया, आपका बी का फिटिंग सपोज हम लोग ने यहाँ पर कर दिया, दिस वन बी हो गया, और ई हो गया हमारा, सॉरी बी एफ एच है ना, एफ यहाँ हो गया और एच यहाँ हो गया। ये तो किया जा सकता है क्योंकि बी एफ एच है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब हमारा बच क्या गया, जी, मतलब जी यहाँ पर होगा, और यहाँ भी जी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, सी सीट्स अपोजिट टू जी। सी यहाँ पर है, जी यहाँ है, मतलब अब अपोजिट टू जी नहीं है इस वाले कंडीशन में। इसका मतलब है थर्ड कंडीशन भी गलत है। सो हमारा तीनों कंडीशन गलत निकल गया, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट, नन ऑफ द अबव। मैंने पहले ही बताया था ऐसे क्वेश्चन में आंसर नन ऑफ द अबव होता है, बट आपको एक अरेंजमेंट देखना होता है। जैसे हम लोगों ने एक अरेंजमेंट निकाला कि इस अरेंजमेंट में ये वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा है, सो हमारा मेन फोकस यही रहता है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन इज 5 फ्रेंड्स पी क्यू एक्स वाई जेड, 5 फ्रेंड है, they purchase some notebooks, the relevant information is given below. So information है, Z purchased 8 notebook more than X did. तो जो नाम है उसी के नाम का हम लोग वेरिएबल लेते हैं और इक्वेशन हम लोग लिखते जाते हैं। तो Z purchased 8 notebooks more than X did, तो Z is equal to X plus 8. नेक्स्ट है, P and Q together purchased 21 notebook, so P plus Q is equal to 21. थर्ड है, Q purchase 5 notebook less than P did, so Q is equal to P minus 5. फोर्थ है, Q X and Y together purchase 28 notebook, X plus Y is equal to 28. लास्ट है, P purchase 5 notebook more than X did, that means P is equal to X जितना किया है उससे 5. सो ये हमारा 5 इक्वेशन आ गया। Each notebook is price 40 rupees, then what is the total cost of all the notebooks? So एक नोटबुक का प्राइस 40 रुपये है। अब हमें निकालना है कि सबने मिलाकर कितना नोटबुक खरीदा है। सो सबसे पहले हम एक एक का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये दिख रहा है, ये दो इक्वेशन है, इसमें P और Q कॉमन है, सो यहाँ से हम लोग एक वैल्यू निकाल लेते हैं। सो चलिए इसको इक्वेशन को हम लोग साइड में पहले लिखते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 21, एंड सेकेंड को लिख सकते हैं, अगर P को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, P को हम लोग P को हम लोग लेफ्ट साइड लेके जाते हैं इस तरफ, तो इट शुड बी माइनस P प्लस क्यू इज इक्वल टू -5। सो यहाँ P कट गया, यहाँ 2Q इज इक्वल टू, ये हमारा 21 माइनस 5 16 आ गया, सो Q इज इक्वल टू 8। सो Q का वैल्यू हमारा 8 आ गया, और इस इक्वेशन में अगर Q का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो P का वैल्यू हमारा आ जाएगा 21 माइनस 8, दैट मीन्स 13। सो P का वैल्यू 13 ऐसे आ गया। अब इस इक्वेशन में अगर P का वैल्यू 13 पुट करेंगे तो X का वैल्यू 13 माइनस 5, सो यहाँ से X का वैल्यू 13 माइनस 5 दैट इज 8 आ गया। अब X का वैल्यू 8 हमें पता चल गया, तो अब यहाँ से Z का वैल्यू हमारा पता चल जाएगा, Z इज इक्वल टू X 8 है तो Z हमारा 16 हो जाएगा, 8 प्लस 8, और हमारा बच क्या गया, Y बच गया यहाँ, y इज इक्वल टू एक्स हमारा 8 है तो y हमारा 20 हो जाएगा। सो ये ऐसे हम लोगों ने x जितना भी इक्वेशन है हमने सब वेरिएबल का वैल्यू निकाल दिया।
अब क्वेश्चन पूछा है टोटल कॉस्ट, तो सब वैल्यू पहले ऐड कर लेते हैं। सो 16 प्लस 13 29 प्लस 20 49 49 प्लस 8 57 और 57 प्लस 8 हमारा 65 हो जाता है। 65 और ईच कॉस्ट कितना है 40 रुपीज़, तो 65 इंटू 40 हमारा कितना हो जाएगा 0 0 और आपका 26 मतलब 2600 रुपया टोटल नोटबुक का हो जाता है। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन के साथ सी सेट 2022 पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 पार्ट 4 भी अपलोड कर दिया गया है मेरे चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।